हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में इसके अर्थ इन सब के बारे में बताया था। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को हम प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है आर्थिक नीति से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक नीति से संबंधित निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना है। अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 46, 47 और 48 में जिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, उनके द्वारा भारत में ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की चेष्टा करने का प्रयास किया गया है जिसमें सभी नागरिकों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हों और उनका आर्थिक शोषण ना हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, राज्य के सभी नागरिकों, स्त्री और पुरुषों को जीविका के साधन प्राप्त करने का समान अधिकार है। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे और समाज में आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करे कि समस्त समाज का कल्याण हो। देश की संपत्ति पर कुछ ही लोगों का अधिकार ना हो। बी, समाज की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार हो कि देश के धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना होकर सर्वसाधारण का कल्याण हो। सी, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। डी, पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ई, बालकों तथा नवयुवकों की शोषण और अनैतिकता से रक्षा हो। नेक्स्ट, राज्य ग्राम पंचायतों का समुचित संगठन करे और अपनी आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के अंतर्गत राज्य यह व्यवस्था करे कि सभी व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करें तथा शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें नागरिकों को मानवोचित रूप से कार्य करने का अवसर मिले तथा प्रसूति के समय स्त्रियों को सहायता मिल सके। नेक्स्ट, कानून अथवा आर्थिक संगठन द्वारा राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिसमें कृषि उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की कार्य तथा निर्वाह योग्य मजदूरी मिले, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने, अवकाश काल का पूर्ण उपयोग करने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सुअवसर उनको प्राप्त हो। राज्य ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करे और ग्रामों की आर्थिक दशा में सुधार करे। नेक्स्ट, राज्य कृषि, पशुपालन आदि के क्षेत्र में आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर उनकी दशा में सुधार करे तथा दूध देने वाले पशुओं की वध से रक्षा करे। ये सब राज्य की आर्थिक नीति से संबंधित प्रावधान हैं और इन आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति को सुधार करने, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जो दूसरा प्रकार है वो है सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी जिन नीति निर्देशक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है उनमें से प्रमुख हैं। ए, राज्य समस्त देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयत्न करे जिससे समस्त देश में
एक ही प्रकार का कानून हो जिसका आधार धर्म ना हो। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर राज्य निष्पक्ष न्याय की समुचित व्यवस्था करे। बी, राज्य संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की उम्र तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करे। सी, राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की व्यवस्था करे। वह जनता के कमज़ोर वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों तथा आदिम जाति के लोगों, अनुसूचित आदिम जाति की शिक्षा की व्यवस्था करे। उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की व्यवस्था करे ताकि वे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें तथा सामाजिक अन्याय एवं आर्थिक शोषण से उनकी रक्षा हो सके। डी, राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार हो। वे अपने कर्तव्यों को समझें कि लोगों को स्वस्थ भोजन करना चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। इस उद्देश्य से राज्य हानिकारक मादक पदार्थों तथा मादक वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाए और ऐसे प्रबंध करें कि केवल चिकित्सा के उद्देश्य से उनका उपयोग हो। ई, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु की जिसे संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे, दूषित होने, नष्ट होने, स्थानांतरित किए जाने अथवा बाहर भेजे जाने से रक्षा करें। ये सारे प्रावधान सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी हैं और इनके द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उनकी स्थिति को किस तरह से सुधारा जा सकता है, ये इन नीति निर्देशक तत्वों में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बालकों की शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का तीसरा वर्गीकरण है शासन संबंधी निर्देशक तत्व। देश के शासन में किस नीति का अनुसरण किया जाए, इस विषय में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। इस वर्ग के अंतर्गत 2 उपबंध हैं जिनका उद्देश्य देश के शासन के स्तर को ऊंचा उठाना है। ये निम्न है। ए, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करे जिन्हें ऐसी शक्तियां तथा अधिकार दिए जाएं कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इसका उद्देश्य है कि रचनात्मक कार्य द्वारा ग्राम सुधार करना जिससे ग्राम अपने कार्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। बी, राज्य न्यायपालिका के प्रबंध को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रयत्न करें जिससे निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी जो वर्गीकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं। विश्व में शांति स्थापना तथा मानव का कल्याण ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य है जो महात्मा गांधी की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए निम्नलिखित आदर्श प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें। ये निम्न है। ए, राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने की चेष्टा करे। बी, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बंधनों के प्रति आदर का निर्माण करे। सी, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयत्न करे। इस तरह से हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इनको हम इन 4 मुख्य आधारों पर इनको हम बांटते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान की
जो उद्देश्य था वो हमारे इस प्रस्तावना में निहित है और प्रस्तावना के उन उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आंतरिक तथा वैदेशिक नीति में इन तत्वों को किस तरह अपनाया जाना चाहिए इसके बारे में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के वे आधारभूत तत्व हैं जो राज्य का यह कर्तव्य है कि विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करें। चूँकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए कुछ आधारों पर नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की जाती है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना का पहला आधार है कानूनी वैधता नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है। यदि उन्हें राज्य क्रियान्वित नहीं करे तो नागरिक न्यायालय की शरण लेकर राज्य को चुनौती नहीं दे सकते। इसी कारण आलोचकों ने नीति निर्देशक तत्वों को शुभेच्छा, लक्ष्य और आकांक्षाओं की सूची तथा नैतिक उपदेश कहा है। उनका कहना है कि पालन की अपेक्षा अवहेलना द्वारा ही अधिक सम्मानित होंगे। इन सिद्धांतों को व्यवहारिक राजनीतिक स्थान पर राजनीतिक दर्शन की उपमा दी जानी चाहिए, ऐसा आलोचकों का मानना है। क्योंकि जिस तरह से मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को इस तरह की कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है। न्यायालय के द्वारा उनका संरक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको नैतिकता के सिद्धांत मात्र कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्रभुत्व संपन्न राज्य के लिए ये उचित नहीं है। यदि हम देखें तो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधानमंडल के लिए आदेश हैं और इनके द्वारा इन निर्देशों की पालना की जानी चाहिए। आलोचकों का कहना है कि भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है और उससे ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए कोई उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक सर्वोपरि सत्ता या सार्वभौम राज्य अपने को आदेशित करे यह सही नहीं है। इसलिए एक प्रभु संपन्न राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व आदेश करते हैं, इसलिए यह उचित नहीं है या स्वाभाविक नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि नीति निर्देशक तत्व व्यवहारिक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की जो घोषणा की गई है वह संविधान की जटिलता को बढ़ाती है, क्योंकि उनका यह कहना है कि देश की परिस्थिति तथा आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है। संविधान में निश्चित सिद्धांतों की घोषणा करना व्यर्थ तथा महत्वहीन है और उनका ये कहना है कि जिन सिद्धांतों की घोषणा संविधान में की गई है वे आधुनिक प्रजातंत्र राज्य के प्रमुख सिद्धांत बने हुए हैं, अतः उन्हें पृथक रूप से घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है और यह केवल संविधान की विशालता और जटिलता को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये व्यवहारिक नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना का चौथा आधार ये है कि यह स्पष्ट एवं क्रमबद्ध नहीं है। संविधान में जिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है वो स्पष्ट नहीं है, ना तो उन्हें उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है, ना वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध है। हम उदाहरण ले सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, और उसमें ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व वाले को भी स्मारक और उनको भी उसके साथ सम्मिलित किया गया है। उदाहरण
अर्थात कहना यह है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करते हुए साधारण जो समस्याएं हैं उनको महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ मिलाकर उलझन पैदा कर दी गई है। इस कारण आलोचकों का कहना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में झूठे सपनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन आलोचकों के ये तत्व सर्वमान्य नहीं है। यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक उपयोगिता नहीं है, फिर भी राजनीतिक उपयोगिता अवश्य है, क्योंकि इन तत्वों का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में की गई घोषणाओं को साकार रूप देना है और इसलिए नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता अभी भी बनी हुई है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, यदि हम देखें तो नीति निर्देशक तत्व संघ तथा राज्य सरकारों के लिए निर्देश हैं और ये वो निर्देश हैं जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व के द्वारा एक आदर्श कार्यक्रम राज्य सरकारों के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उनसे यह आशा की गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो इन नैतिक आदर्शों का पालन करेंगे और इसके द्वारा सुशासन स्थापित करने का कार्य करेंगे। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का महत्व अभी भी बना हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के पीछे निम्न कारण है। पहला कारण है नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों की जब आलोचना की गई तो आलोचकों ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये बात सही है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर भी नीति निर्देशक तत्वों का इससे महत्व कम नहीं होता है। यदि जनता जागरूक रहे तो राज्य उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं और लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अतः सरकार नीति निर्देशक तत्वों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसके अलावा संविधान में यह भी कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी नीति निर्धारित करते समय निर्देशक तत्वों का प्रयोग करे। यदि राज्य विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं करते तो वे विधेयक को अस्वीकृत कर संविधान के उपबंधों को अतिक्रमण से बचा सकते हैं। तो यदि सरकार के द्वारा यदि भी उसको नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे यदि जनमत की शक्ति है तो कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन का कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इस जनता के नाराज होने का भय रहेगा। इसलिए नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग का पालन जनता के द्वारा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का ये दूसरा कारण है कि निर्देशक तत्व शासन के आधार हैं। नीति निर्देशक तत्व शासन के आधार हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत दलीय आधार पर सरकार बनती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वही दल सरकार बनाता है। अतः चाहे कोई भी दल सरकार बनाए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व शासन के वो आधार हैं कि हर दल की सरकारों को इनका पालन करना होता है। नीति निर्देशक तत्वों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इससे सरकार की नीति में स्थिरता तथा गतिशीलता आ सकती है और दलबंदी के प्रभाव में भी नीति निर्देशक तत्व सरकार की नीति का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले तत्व हैं और यह माना जाता है कि ये सरकार के लिए जनता का आदेश पत्र है। अतः किसी भी दल की सरकार बने, ये शासन के आधार होने के कारण प्रत्येक दल की सरकार के द्वारा इनका पालन किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व
के महत्व का तीसरा कारण है कि संविधान की व्याख्या में सहायक हैं। संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में आधारभूत हैं और देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताओं उनके इसके द्वारा निर्देशित हैं। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशक तत्वों को उचित स्थान दिया जाएगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय देते समय, मौलिक अधिकार संबंधी विवादों में निर्णय देते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों से मार्गदर्शन लिया है और उनके आधार पर अपने निर्णय दिए हैं। उदाहरणतः अनुच्छेद 47 में शासन ने मादक द्रव्य निषेध का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में और इसी आधार पर सरकार के द्वारा मादक द्रव्य निषेध अधिनियम पास करके उचित प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह से यदि हम देखें तो जब राज्य के नीति निर्देशक के ये मूलभूत सिद्धांत वैधानिक प्रभाव नहीं होते हुए भी इनके द्वारा न्यायालय के लिए उपयोगी दिशा निर्देश का कार्य किया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व का चौथा कारण है कि शासन के मूल्यांकन का ये आधार हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा जनता शासन की सफलता व असफलता की जांच कर सकती है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी पड़ती हैं और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दलों को इन सिद्धांतों की क्रियान्विति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होती है। इस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत जनता की विभिन्न दलों से तुलना करने में सहायक हैं।